तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट चैप्टर। ठीक है, जो कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच की बात है। यहाँ पे बड़ा ही अटपटा चैप्टर है। ठीक है ना, काफी सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, आपको पता भी होगा जिसने पढ़ा होगा चैप्टर, थोड़ा अटपटा सा है। बट सच बताऊं तो काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे हिसाब से तो काफी इंटरेस्टिंग है। और बच्चे इसको नहीं, बच्चे पूरी इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के जाते हैं, बच्चे उठपटा हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते थे इंडियन इकोनॉमी। बट मैंने पूरी कोशिश की आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी जो है आपको बातें समझा करके, देखो आपको एक एक चैप्टर के मैंने नोट्स दिए हैं। आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यू चाहिए था, मैंने एमसीक्यू बना के आपको दिए हैं, है ना। ठीक है ना, तो मैंने इतनी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो मुझे जहां तक मैंने जो वीडियोस आपको दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आगे अगर जो नए बच्चे आएंगे ना बेटा, अगर वो सारी वीडियोस देखेंगे ना, गारंटीड है इंडियन इकोनॉमिक्स को वो कठिन नहीं बोलेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स काफी आसान हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास सारा कंटेंट आपकी कॉपी में है, नोट्स में है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो और इजिली समझ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी बोलूंगा बेटा, जो भी बीए या बीकॉम करेगा इसके बाद, और मुझे पता सभी ने करना है, ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम 90% इसी में जाते हैं, बाकी जो है कहीं और जिसको बीसीए में जाना है वो वहां जा सकता है। तो जिसने बीए बीकॉम करना है प्लीज ये कॉपी बचा के रखे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स इसके बाद भी लेनी है। तो ये चीजें, कुछ चीजें, ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स आपके दोबारा आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बेटा आपके पास दोबारा आएगी, जो आप इस साल पढ़ रहे हो, और माइक्रो जो आपने 11th में पढ़ी होगी, ठीक है बेटा, वो भी आएगी। तो इसलिए क्या है, ये नोट्स आपको बचा के रखने चाहिए। इन फ्यूचर अगर आपके पास इकोनॉमिक्स आगे कभी आप लेते हो तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर हो गया? चलो, तो हम ये लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। देखो बस इसके बाद हमारे पास कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सैंपल पेपर करवा दो, ठीक है, बट मेरा मेन फोकस देखो क्या रहता है कि पहले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको यूट्यूब में कहीं भी देखो चैप्टर्स नहीं है। मैंने अभी देखो परसों भी मेरे से किसी से इंस्टा पे मेरी बात हुई थी, इंस्टा आईडी में आपको देखो मैंने दे रखी है, उस पर के बच्चे का मैसेज आया था कि अच्छा वो आपने हमारे लिए वीडियोस बना दी। भाई मैं तो खुद तुम सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप सबने सपोर्ट किया तभी तो ये बनी है। आप सभी ने सपोर्ट किया तभी ये इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनी है, और इसके साथ साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मैंने आपके लिए बनाई है, सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट दिया था सविता संजना, सविता समथिंग कुछ नाम है, ठीक है ना, प्लीज जो भी नाम एग्जैक्टली है वो आप मुझे पता नहीं, बट जहां तक ये लग रहा है संजना करके है कोई, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि भैया प्लीज मेरे लिए क्या नाम है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो प्लीज वीडियोस बना दो। सबसे पहले आई थिंक वही थी मेरे, ठीक है ना। उसके बोलने पर मैंने ये वीडियोस बनाई थी, स्टार्ट की थी वीडियो, उसके बाद काफी सारे बच्चे जुड़े। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू तो मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है, संजना जी को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने क्या है ये वीडियो स्टार्ट करवाई थी। क्लियर है? ये मैं इसलिए आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसके बाद ये वीडियोस देखो क्लोज होने वाली है, ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सैंपल पेपर भी मैं तभी कराऊंगा बेटा, देखो बट आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। आप इसका सैंपल पेपर जो भी हो आपका, जो भी आप मुझे करवाना है, मुझे प्लीज इंस्टा पे भेज देना, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगा, देखो 100% गारंटी नहीं दूंगा कि मैं करवा ही दूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर कराऊंगा, बट प्लीज वो मुझे इंस्टा पे भेज देना सैंपल पेपर, ठीक है ना, इतना आप कर देना, उसके बाद मैं देख लूंगा आगे, टाइम मिलेगा तो करवाऊंगा। और इस चैप्टर को हम फटाफट से खत्म करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखो उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो यहाँ पे जो पड़ोसी देश बोले ना, तो इतने सारे पड़ोसी देश जो है उनमें से सबकी बात नहीं करनी, सिर्फ गिने चुने बात ही है, और वो है हमारे चीन और पाकिस्तान बस। तो भारत चीन और पाकिस्तान के ऊपर की बात है, आगे और देशों की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ भारत चीन और पाकिस्तान के ऊपर की बातें हैं। और आपको पता ही है भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है ना। वैसे बताऊं तो भारत का रिलेशन तो सबके साथ अच्छा है, भारत का रिलेशन हर देश के साथ अच्छा है। भारत जो है बिल्कुल शांति प्रिय देश है, बट पंगा ये कि जो हमारे जो साथ में है चीन पाकिस्तान, ये शांति प्रिय नहीं है, इन्होंने वाट पे वाट लगा रखी है। ठीक है, तो इस चैप्टर जब भी हम कराते हैं ना, तो इस चैप्टर में काफी अच्छी चीजें मतलब दिमाग में आती है। जैसे जब सियाचिन बॉर्डर पे लड़ाई हुई थी, तो तब किस तरह से इंडिया वालों के पास, इंडिया ने जो ऑर्डर दिया था, क्योंकि उस इतनी ठंड में बच्चा कोई नहीं जा पाता, ऐसे कैसे कोई चले जाएगा इतनी ठंड में, अगर कोई नॉर्मल बंदा जाएगा ना वो वैसे ही मर जाएगा। तो उस टाइम पे जब इंडिया वालों ने जो ऑर्डर दिए थे, इसके लिए एक स्पेशल सूट बनता है, जो कि आई थिंक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था उस टाइम पे, और अभी भी शायद इंपोर्ट ही हो तो क्या पता, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो वो जो स्पेशल उस बर्फ में उस जगह पे अपने आप को, शरीर को बचाने के लिए जो स्पेशल सूट जो आर्मी के लिए बनता था, वो इंपोर्ट किया जाता था। तो इंडिया वालों ने ऑर्डर दिया था, बट उससे पहले ही पाकिस्तान शायद वो ऑर्डर लेके चला गया था। मतलब बिल्कुल धूर्त वाले काम पाकिस्तान ने शुरू से किए हैं, आज नहीं बेटा, शुरू की कहानी है, बचपन से धूर्त है, अभी भी धूर्ती है वो, ठीक है ना। और वो पहले ऑर्डर उठा के चला गया था, इसलिए उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो ऑर्डर है, आई थिंक जितना मुझे देखो नॉलेज में वही बताऊंगा, अब ये सही एग्जैक्टली नहीं है बेटा, आप गूगल पे जा सकते हो। तो इंडिया वाले जब ऑर्डर देने गए थे या फिर दे चुके थे, ऐसा कुछ हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, और वो ऑर्डर किसका था, पाकिस्तान का।
तो सारे सूट वाले किसको गए होंगे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले बेचारे सूट पहन करके ऑलरेडी सियाचिन बॉर्डर से इंडिया को घेरने आ गए थे, ठीक है, उन्होंने वहां पे कब्जा करने चले गए थे। फिर हमारे इंडियन आर्मी ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम पे कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, हम पे वो सूट नहीं है तो क्या हुआ, हम बिना सूट के भी वहां जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो ना, वो बिना उस सूट के वहां गए और पाकिस्तान वालों को ऐसे खदेड़ा ना बाय गॉड, ठीक है, सालों को उनकी नानी याद दिला दी। मैं कसम से कह रहा हूँ, जब भी ये चैप्टर पढ़ाते हैं ना, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। अपनी बाहर जो अपनी जो सेना है, भारतीय सेना, उसके लिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है। एक एक चीज याद आना स्टार्ट हो जाता है, बॉर्डर वाली लड़ाई याद आना लग जाती है। जो इवन आपने बॉर्डर वाली लड़ाई मूवी आई थी ना, वही देख लो भाई। मूवी देख कर अंदर से जोश आता है कि यार इंडियन आर्मी को सैल्यूट है यार, बहुत गजब की आर्मी है, ठीक है, बहुत ही गजब की आर्मी है, ठीक है। तो देखो वैसे तो अब हमारे पास देखो जितने भी हमारे 365 डेज है हमारे पास, और 366 भी हो जाते हैं कभी बार, आपको हर दिन का कम से कम 1 मिनट इतना तो निकाल ही सकते हो। 1 मिनट, चलो 1 मिनट नहीं तो 10 सेकंड तो निकालो, इंडियन आर्मी को याद जरूर करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए यार, इतना गजब की आर्मी है। और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तो इतनी सारी चीजें याद आती है। सियाचिन वाली लड़ाई याद आती है, आपकी बॉर्डर वाली लड़ाई याद आती है जब उधर से घेर लिया था, ठीक है ना, वो विक्रांत वाली, INS विक्रांत वाली जो कहानी है वो याद आती है। आपका बांग्लादेश के साथ जो लड़ाई का पंगा चला था, पाकिस्तान ने उसके साथ गेम खेल लिया था, फिर बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत कर दी थी। जबकि बांग्लादेश बेटा देखो सब वो है तो वहां भी मुसलमान ही ना, तो उन्होंने क्या, जबकि आपस में भाई बहन जैसा रिश्ता होना चाहिए था, बट वहां इतना गंदा काम किया पाकिस्तान वालों ने। फिर इंडिया वालों ने जब उनकी मदद की थी तो इतने पाकिस्तान सिपाहियों को घुटने पे टेकवा दिया था किसने? इंडियन आर्मी ने। तो यार मतलब इंडियन आर्मी की जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है, ठीक है। और इस चैप्टर को मैं अब देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे बातें अभी होती रहेगी इस चैप्टर में, जो भी मन से निकलेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। और थोड़ा बकवास सा चैप्टर लगता है बट है नहीं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, समझने के लिए भी काफी अच्छा है। और साथ साथ देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ सबसे पहला जिन्होंने ये वीडियो स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, संजना जी, आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। और उन सभी बच्चों को भी धन्यवाद, ठीक है, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी को धन्यवाद यार। अगर आप नहीं जुड़े होते ना तो फिर मैं वीडियोस कैसे बनाता, मतलब आप सबका बहुत सपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। और मैं ये विश्वास, मतलब ये हिंदी भी एग्जैक्टली नहीं हो पा रही मेरे से, और मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि आप इन फ्यूचर भी मेरे मतलब इस तरह से सपोर्ट मतलब बनाए रखोगे, और मेरे चैनल को आगे आप किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ाते रहोगे, धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ठीक है ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पड़ोसी देश वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे हम चीन और पाकिस्तान की बात करेंगे खाली, ठीक है ना। और सबसे पहले मैंने वही लिखा, भारत प्लस पड़ोसी देश जब बात हुई है, यहाँ पे चीन पाकिस्तान की बात हुई है। भारत तथा पाकिस्तान को जो है स्वतंत्र जब हुए थे वो 1947 में हो गए थे, सबको पता है बेटा, फिर भी लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो नहीं लिखना बेटा, लिखना सब कुछ है। भारत पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए थे, जबकि वहीं पे चीन गणराज्य की जो स्थापना हुई थी, चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, क्लियर है, चलो। भारत पाकिस्तान और चीन के विकास पथ, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया तीनों ने, वो हमें समझना है। विकास रणनीति, यानी जो इन तीनों देशों की विकास रणनीति थी वो क्या थी, थोड़ा बहुत हम समझेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, तीनों देशों ने लगभग एक ही समय में अपने विकास पथ की शुरुआत की थी। तीनों देशों ने लगभग एक ही समय में अपने विकास पथ की शुरुआत की थी। 1947 में भारत को आजादी मिली थी, पाकिस्तान को भी 1947 में ही आजादी मिली थी, ठीक है ना। और जो चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किया, ठीक है। ये आपको पता है, भारत जो 15 अगस्त भारत का हो गया, 14 अगस्त पाकिस्तान का हो गया, ठीक है ना। और 1949 जो चीन गणराज्य की स्थापना, तो 15 अगस्त किसका है? भारत, ठीक है। और 14 अगस्त किसका था? पाकिस्तान। दोनों ईयर तो सेम ही है, 1947, ठीक है ना। 14 अगस्त में पाकिस्तान चला गया, 15 अगस्त में भारत आ गया, और 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी। उसके अलावा तीनों देशों ने समान तरीके से अपनी विकास रणनीतियों की योजना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? तीनों देशों ने समान तरीके से अपने विकास रणनीतियों की योजना बनाना शुरू कर दिया। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत ने क्या किया था? 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, ये हमने पढ़ा था, याद होगा ना। और पाकिस्तान ने 1956 में किया था, जबकि चीन ने 1953 में किया था। देखो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लग गया होगा, एक तो जहां तक मुझे लगता आना चाहिए, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 1951 में भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, उसके बाद देखो लिखा पाकिस्तान ने 1956 में की थी, यानी जहां पे इंडिया की पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी वहां पे पाकिस्तान की शुरू हुई थी। चीन की भी इंडिया के 2 साल बाद स्टार्ट हुई थी,
है ना, 1.5-2 साल के आसपास का गैप है, उसके बावजूद भी चीन आगे कैसे पहुंच गया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है ना भारत में पंगा जो है, करप्शन ने दिमाग खराब करा है। करप्शन, जातिवाद सबसे बड़ा है। आपको पता है जातिवाद के कारण कितनी सारी जॉब्स जो है वो हाथ में नहीं आती, और वो ऐसे के पास ले आती है जिनके पास क्या नाम है शायद वो उस तरह का टैलेंट ना हो। बेटा जॉब मेरे हिसाब से, मैं दोबारा ये बात को लेकर आता हूँ सामने वाली बात, कि जॉब जो है ना गवर्नमेंट जॉब है चाहे कोई सी भी जॉब है, वो टैलेंट के बेस पे होनी चाहिए, ना कि जातिवाद के बेस पे। सीधी बात है भाई। ये बताओ ना तुम 1000 मान लो तुम जॉब निकालते हो, 1000 जॉब में से तुम इस कैटेगरी को ये जॉब दे देते हो, उसको दे देते हो, फिर विकलांगों को देते हो, फिर तुम सैन्य वाले को भी देते हो, ठीक है, सबको देते हो, मानते नहीं मानते हो, सबको आप जॉब देते हो। बट यार जॉब में यार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जॉब बता सिर्फ टैलेंट बेस होना चाहिए। तुम कर सकते हो, चीटिंग नहीं, सिर्फ टैलेंट। पैसे देके भी जॉब ले लेते लोग, बताओ 4-4 लाख भरते हैं, उसके बाद जॉब ले लेते हैं, सरकारी जॉब मिली है भाई साहब बैठ जाओ आराम से। या प्राइवेट जॉब भी लेते हैं तो भी पैसा दे करके ले लेते हैं, आजकल अच्छी वाली पोस्ट लेनी है तो। यार क्या ड्रामा है। अपने टैलेंट के बेस पे जॉब लो, कितना गजब का। अगर टैलेंट के बेस पे जॉब होती ना तो कितना कुछ अच्छा होता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ड्रामा है, करप्शन, जातिवाद, इन सभी ने क्या वाट लगा के रखी हुई है, ठीक है ना। तो वो भारत पहल, जबकि सब पहल आगे भारत ने की थी। पाकिस्तान तो ज्यादातर वो चीजें करता है जो ऑलरेडी कोई दूसरा देश कर चुका होता है। अब जैसे मान के चलो कोई लॉ एप्लीकेबल करना, तो इंडिया में जैसे मान लो जीएसटी की बात आई थिंक 2004-5 से स्टार्ट हो गई थी, 4-5 के आसपास से जीएसटी की बात हो गई थी। भाई साहब लागू करते 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 कितने साल हो गए, अब जाके जीएसटी कुछ टाइम पहले आया। इसका मतलब जब एक लॉ आता है तो इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा पहले तो ये ड्रामे करेंगे, वो ड्रामे करेंगे। चलो ठीक है, थोड़े ड्रामे चलते हैं, क्योंकि जो बाहर का जो तुम लॉ मतलब लाना चाहते हो, उस लॉ को वो ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए भाई साहब देखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का भाई साहब अलग तरीके से इकोनॉमी चल रही है, किसी और की अलग तरीके से चल रही है। तो भाई उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उस लॉ को बनाना पड़ता है, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की तैयारी करनी पड़ती है, मानते हैं, बिल्कुल सही है। बट इतना भी ड्रामेबाजी नहीं होती ना कि एक लॉ को लाने के लिए तुम साले 20-30 साल लगा लो। यहाँ ड्रामा है, सबसे पहला ड्रामा ये। जबकि देखो ये चीज बैच में दोबारा देखो, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया है कि इसको अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ढालो। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जैसे वहां लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लॉ होना चाहिए, मतलब कि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, बट इतना भी नहीं कि इतना लेट हो जाए। चाइना तुरंत मतलब कर देता है, इंप्लीमेंट करता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। पाकिस्तान तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट करता है। बेटा उसको कोई लॉ अप्लाई करना तो उठाता कहीं और कंट्री से पटक देता कि आज से लॉ स्टार्ट है, बट ये लॉ के बारे में किसी को जानकारी ना भी हो तो भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और मैं एक और चीज बताता हूँ, वायरस एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वायरस की जो शुरुआत, जो वायरस जो इन्वेंट किया था ना, वो पाकिस्तान ने किया था, याद रखना। अब तुम बोलोगे वायरस जो है पाकिस्तान ने किया था, इसका मतलब साले बुरे लोग बुरी चीजें निकालते हैं, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो वायरस निकाला था वो किसी अच्छी चीज के लिए निकाला था। जहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेंट हुआ था ना वायरस, जहां तक मुझे याद है, तो वो अच्छी चीज के लिए हुआ था, कि जिससे कि नाम है जो दिक्कत करते हैं उनके इसमें वायरस भेज करके उसको क्या है बंद कर सके। जैसे मान लो कोई तुम्हारी फाइल चुराता है तो वहां पे वायरस भेजा जा सकता है, समथिंग दिस दैट। कंप्यूटर वाले वायरस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोरोना नहीं है बेटा। तो जो वायरस जो था वो इन्वेंट वहां पे पाकिस्तान में हुआ था, ये तो सही है, उन्होंने भी अच्छे नियत से किया था। बट वही बात है ना, बुरे लोगों के हाथ में अगर कोई अच्छी चीज आ जाए बेटा तो वो भी बुरी हो जाती। वही पंगा यहाँ पे हुआ वायरस के साथ भी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि तीनों देशों ने एक समय में ही अपने विकास पथ की शुरुआत की थी। 1947 में भारत ने, और 1947 में भारत को और पाकिस्तान को आजादी मिली थी। वहीं पे 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी। उसके अलावा तीनों देशों ने समान तरीके से अपने विकास रणनीतियों की योजना बनाना शुरू की थी, यानी प्लानिंग भी समान तरीके से की थी। भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 में, पाकिस्तान की 1956 में और चीन की 1953 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना। देखो कठिन लग रहा हो तो मुझे बता दो, कमेंट लिखते, कमेंट कर लो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आपको कमेंट कर लेते, मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है, आपको मैं बाद में पढ़ूं बट पढ़ता हूँ कि हाँ बच्चों ने तुरंत उस टाइम पे कुछ ना कुछ कमेंट दिया था कि आपको दिक्कत हुई नहीं हुई, है ना। चलो, चीन ने 1978 में, 1978 में, पाकिस्तान 1988 और भारत 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला पढ़ा था ना हमने, 1990 वाला चैप्टर। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत का तो हमने पढ़ लिया कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत ने किए थे। यहां पे बात करें तो चीन भाई साहब देखो कितना आगे, 1978 में इतनी पहले ही चीन ने कर दिए थे, और उसके 10 साल बाद पाकिस्तान ने किए, और इंडिया उसके भी 3 साल बाद चला गया, पाकिस्तान से भी 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल के आसपास आर्थिक सुधार लागू किए थे। बताओ, तो बताओ ड्रामेबाजी तो भी है ना, है ना। तो पहले ही समझ में आ गए पॉइंट्स, कठिन तो नहीं लग रहा चैप्टर, ठीक है ना। अटपटा चैप्टर जरूर है, बच्चे कहते हैं भाई क्या पढ़ना है इसमें, देखो बहुत कुछ है समझने के लिए, तो बहुत कुछ है भाई ये चैप्टर। इससे पहले वाले चैप्टर में समझने वाला अच्छा था, पर्यावरण के बारे में जानने के लिए काफी अच्छा था, ठीक है। बट ये चैप्टर तो भाई कराने में, ठीक है, बस एक ही चीज की याद आती है, सपने से ना, ठीक है ना, गजब। चलो अब इसे करो फटाफट से, यहां तक नोट डाउन करो आप। वैसे मिटाने से पहले ना मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर देखो
बोलने में थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो जाता है मुझसे भी, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा वैसा वर्ड निकला हो जो कि आपको गलत लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना। बट मेरा किसी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं है, मैं तो अच्छा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, और इंडिया तो बच्चे दिल में बसता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हर कंट्री की अपनी इज्जत होती है, ठीक है। हर कंट्री अपने आप में महान होती है, ठीक है। बट आप जिस कंट्री में रह रहे हो बच्चे, वो तो महानों से भी महान है, क्लियर ना। चलो, शांति प्रिय देश में रहते हो, ये भी याद रखना, फटाफट से उतारो उतना। चलो अब आगे देखो, 3 पॉइंट हमने कर लिए थे, आगे 3 पॉइंट और, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, तीनों देश अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में किस पर निर्भर थे, सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थे, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों क्षेत्र जो देश थे वो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में, यानी उन्होंने जो मेन जो मतलब प्राथमिकता दिया था ना जिस क्षेत्र को, वो कौन सा था इनका, आपका पब्लिक सेक्टर। कौन सा था, पब्लिक सेक्टर था, इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र पर ये निर्भर थे, क्लियर। प्राइवेट वालों को इन्होंने भी इग्नोर मारता, तीनों लगभग सही तरीके से एक जैसे चल रहे थे लगभग, ठीक है ना। आगे ये वाला पॉइंट देखो, 1980 के दशक तक तीनों देशों की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय भी क्या थी, लगभग लगभग समान थी, मतलब एक जैसी थी। तो वो क्या रहा है देखो, तीनों देशों की अर्थव्यवस्था, तीनों देश अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में, यानी तीनों के तीनों देश अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में, यानी किसको उसने मेन सेक्टर, मतलब कौन सा क्षेत्र को मतलब मेन प्राथमिकता दी थी, तो वह है सार्वजनिक क्षेत्र को, ठीक है, इसको दिया था। निजी क्षेत्र पे कोई भी निर्भर नहीं था, तो ये किसको मेन जो प्राथमिकता थी वो सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थे तीनों के तीनों, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर पे। और इंडिया में पब्लिक सेक्टर का आपको पता ही हाल क्या हो गया था, ठीक है ना। अब मैंने उसमें पढ़ाया था ना 1910 वाले में, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे। 1980 के दशक तक तीनों देशों की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय भी क्या थी, लगभग समान थी, क्लियर हो गया। आगे, भारत और पाकिस्तान ने कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था, मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिश्रित को अपनाया था, क्लियर है। जबकि चीन ने क्या किया था, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए, देखो भारत ने आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, जबकि चीन ने क्या करा, आर्थिक विकास और समृद्धि के रूप में राज्यवाद को, है ना, राज्यवाद को, या फिर बोल सकते हो आप नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कमांड इकोनॉमी को अपनाया, ठीक है ना। तो इसने किसको अपनाया था, कमांड इकोनॉमी को, किसने, आपके चीन ने। तो चीन ने क्या करा, राज्यवाद, ठीक है, स्टैटिज्म, और हमारा क्या हो गया, कौन सा हो गया, कमांड इकोनॉमी, यानी ये हमारा इसने अपनाया था चीन ने, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, इसमें कमांड है, यानी इसमें मिक्स्ड, इसमें कमांड। कमांड मतलब राज्यवाद भी बोल सकते हो या नियंत्रित अर्थव्यवस्था बोलो चल जाएगा, नियंत्रित यानी कमांड, ठीक है, यानी स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी, क्लियर है। कमांड से याद आया, एक और चीज बताता हूं आपको मैं, ठीक है। अब देखो जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूँ कहानी के फॉर्म में जो भी बता रहा हूँ बेटा, वो ना आप गूगल पे या कहीं भी चेक कर लेना अगर मन करे तो, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली सही हो ये मैं भी नहीं बोलता, ठीक है ना, जब तक मैं खुद से ना पढ़ता तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है बेटा इसमें, कि जो चीन है ना बेटा, तुम इसमें ना अपने मेन जो लीडर है चीन का, ठीक है ना, उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते वहां पे। अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ किया तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़े, इवन शायद जान से भी हाथ धोना पड़े, है ना। जैसे एक कहानी वहां पे आती है कि एक बार क्या था, चीन के कुछ लोगों ने क्या हुआ था, अपने जो लीडर था उनके क्या, उसके अगेंस्ट क्या मतलब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें क्या दिक्कत आई थी, तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने आंदोलनकर्ता को करने दिया आंदोलन, और उनको एक ऐसी जगह पे आने दिया जहां पे निकलने के कोई रास्ते नहीं थे। सब जैसे मान के चलो कि यहां से भीड़ आ रही है इधर, और जैसे यहाँ रास्ते होते ना, तो ऐसे रास्ते वहां पे नहीं थे, सिर्फ सीधा सीधा रोड था। तो एक ऐसी जगह पे आने दिया जहां पे इधर उधर के रास्ते नहीं थे, और फिर उसको जगह जगह से घिरवा दिया। मे भी शायद हो सकता है इधर से भी गिरवाया, बट जो भी है जगह चारों तरफ से उसको एक तरह से घुमा घेर दिया, ये बोल दो दो आमने सामने से घेर दिया, ठीक, जो भी रास्ता रहा होगा, चारों तरफ खुला रहा होगा तो चारों तरफ से घेर दिया, दो तरफ रहा होगा तो दो तरफ से घेर दिया, और उनको वहीं पे गोलियों से भून दिया था। जितने भी वहां पे जो आंदोलन करते हैं सबको क्या करते हैं, वहां पे गोलियों से भून दिया था, और उसके बाद वहीं गड्ढा खोद करके उनको वहीं दफना दिया था, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर जो है ना एक पब्लिक शौचालय होते हैं वो बना दिए गए थे। ये ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कोई भी आगे जा करके ना अगेंस्ट में कोई ना जा सके, ठीक है। कमांड इकोनॉमी ना भाई साहब, जो वो बोलेगा वही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इंडिया में क्या है, तुम कुछ भी बोल देते हो, आज तुम इसको गाली दे रहे हो, कल तुम उसको गाली दे रहे हो, कल कुछ बोल देते हो, आज इसको कुछ बोल देते हो। भाई साहब यहाँ पे बोलने का हक मिला है इसलिए आप बोल देते हो। सोचो ना अगर चाइना जैसा हाल होता तो भाई साहब जितना आज ये फड़फड़ाते हैं ना, नेट पे कुछ भी बोल देता, कोई कुछ भी कर देता है, ठीक है बेटा, ये इतनी आजादी आपको नहीं मिलती, ठीक है। इंडिया में बहुत आजादी है, इसको तो आपको शुक्र मनाना चाहिए कि भाई साहब आप इंडिया में हो,
ठीक है, मतलब चैप्टर आपको कितनी सारी बातें याद दिला देगा। ठीक है, मुझे जब मैंने चैप्टर अभी स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था मैं इतनी सारी बातें आपसे करूंगा, बट अपने आप निकल रही है, चीजें आ रही है। ठीक है ना, तो हम काफी मतलब खुश नसीब मानो अपने आप को सबके सब। ठीक है, कि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी हम अपने इंडिया में रहते हैं जहां पे हमें एक तरह से फ्री हैंड है, हर चीज तुम जो मन है वो कर सकते हो। ठीक है, जबकि चाइना में बेटा कमांड है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जो वहां का लीडर बोलेगा बेटा वही माना जाएगा। ठीक है ना, तो चलो यहां तक नोट डाउन करो। टाइम देखिए कितना हो गया, 20 मिनट की वीडियो खिंच गई है ना। चलो एक काम करते हैं, वैसे तो मुझे वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, एक काम करते हैं अभी मैं 10 मिनट की और बनाऊं वीडियो, 1 मिनट देखने दो अभी टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्टली। मेरे पास 20 मिनट की वीडियो खिंच गई है और 3:43 हो गया है, 3:43 हो गया है। चलो थोड़ी और आगे खिसकाते हैं वीडियो को। ठीक है, 5-10 मिनट जो है और खिसकाते हैं। चलो चलो से भी देख लेते हैं फटाफट से। भारत एवं पाकिस्तान की विकास रणनीति में जो निजी क्षेत्र था, ठीक है ना, निजी क्षेत्र को समृद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी द्वितीयक भूमिका दी गई थी। यानी भारत एवं पाकिस्तान, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछे 1 नंबर में देखना, भारत एवं पाकिस्तान की विकास रणनीति में निजी क्षेत्र को समृद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी भूमिका अदा की गई थी, द्वितीय। क्योंकि प्राथमिक भूमिका किसके पास थी, पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के पास थी, हर किसी को पता है। सबसे पहला जो मेन जो ध्यान दिया गया था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर दिया गया था, पब्लिक सेक्टर पर दिया गया था, उसके बाद प्राइवेट पे दिया, तो प्राइवेट को सेकेंडरी मिला था ना। तो जो प्राइवेट मतलब निजी हो गया, निजी को क्या मिली थी, द्वितीय भूमिका मिली थी, और प्राथमिक किसको मिली थी, तुम्हारा सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है, चलो जीडीपी की वृद्धि एवं संरचना परिवर्तन के क्षेत्रों में चीन भारत से क्या है, काफी आगे निकल गया है, ये आपको पता ही है। जीडीपी में देखे वृद्धि या संरचनात्मक परिवर्तन देखे, ढांचे में परिवर्तन देखे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखे, कहीं भी देखे, चीन क्या है, भारत से आगे निकल चुका है इस चीज में, जीडीपी की वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तन में। चलो भारत और पाकिस्तान की आम यानी या सामान्य बोलो, ठीक है, सफलता की कहानी यानी कॉमन सक्सेस स्टोरी क्या थी इन दोनों की, दोनों में दो चीज कॉमन दिखती है। कॉमन क्या, 2-4 चीजें ही हैं जो कॉमन दिखती है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना, पहला प्रति व्यक्ति आय, यानी जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आप प्रति व्यक्ति आय लिख सकते हो या प्रति व्यक्ति आय या फिर सकल घरेलू जो उत्पाद था, जीडीपी था, ठीक है ना, में संतोषजनक यानी काफी हद तक वृद्धि हुई है। हम ये नहीं कहते पर्याप्त हो गई, जितनी चाहिए हमें उतनी नहीं बेटा, इतनी तो नहीं हुई अभी। ठीक है, पर हम ये बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में संतोषजनक वृद्धि हुई है, मतलब बड़ा तो है। चलो नंबर 2, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हुई है दोनों के पास। ठीक है, मतलब ये कि काफी हद तक खाना पीना जो है इसलिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, खुद ही मतलब प्रोड्यूस कर लेते कि नॉर्मली इतना हो सके। ठीक है ना, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ये हमें कॉमन में लिखना पड़ेगा। तो कॉमन सक्सेस स्टोरी में पहला प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में संतोषजनक वृद्धि हुई है, काफी हद तक वृद्धि हुई है। उसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता देखने को मिली है दोनों देशों में। ठीक है ना, उसके अलावा गरीबी के भार में काफी हद तक कमी है, बेटा ये पॉइंट जहां तक आगे जाकर हट भी सकता है। ठीक है ना, तो गरीबी के भार में काफी हद तक कमी है, जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी था ना उसमें काफी कम, मतलब गरीबी का भार पहले से कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत कम गरीब है, ये बोला जाता है। ठीक है ना, चलो बट कोरोना ने बेटा वाट लगाई है, याद रखना। ठीक है ना, तो अगर कोरोना के हिसाब से तो चलो कोरोना चलो 1-2 साल का था इसलिए शायद चेंज ना आए, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे अभी गरीबी के भार में काफी हद तक कमी आई है, पहले जितने गरीब थे उससे थोड़े कम है। ठीक है ना, चलो अर्थव्यवस्था के द्वैतवादी प्रकृति से, अर्थव्यवस्था की द्वैतवादी प्रकृति धीरे धीरे हट रही है, वो घट रही है, सॉरी। तो अर्थव्यवस्था की द्वैतवादी प्रकृति धीरे धीरे घट रही है। द्वैतवादी मतलब हो गया ड्यूअलिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक मतलब जैसे सोशलिज्म होता है, ये होता है ना, तो जैसे मैंने बताया था, ये पढ़ाया भी था आपको एक जगह, उसमें मैंने कहा था जैसे अगर मान लो सोशलिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी वहां पे जो ड्यूअलिस्टिक देखने को मिलता है उसमें क्या होता था, उसमें धनी और निर्धन के बीच में गैप काफी देखने को मिलता था, है ना। सामाजिक द्वैतवाद पढ़ाया था ना, द्वैतवाद समथिंग, है ना, तो वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था, जब ड्यूअलिज्म पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अमीर तो बेचारे ऐश कर रहे हैं, गरीब बेचारे वाट लगी हुई है उनकी। ठीक है, इस टाइप की अर्थव्यवस्था हो गई। या फिर गांव वाले बेचारे अभी भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन इन सबको बेचारे तोड़ मरोड़ के जो भी है उनसे अपना घर बार चला रहे हैं, और शहर वाले आनंद ऐश में एसी की हवा में बैठे हुए। तो इस टाइप की जो बहुत ज्यादा जो गैप था ना वो धीरे धीरे घटता चला आ रहा है, हम इस वे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था की द्वैतवादी प्रकृति धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, मतलब अब क्या है, गांव में भी सुविधा पहुंचने लग गई है, और अमीर गरीब के जो बीच का गैप था धीरे धीरे क्या कम होने लग गया। हम इस वे में, इस पॉजिटिव वे में इसको एक पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये हमें कॉमन सक्सेस लिखना है।
तो सक्सेस में बेटा पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, तो पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए कुछ। चलो, चीन की सफलता का श्रेय किसको जाता है? चीन की राजनीतिक स्थिरता को जाता है। किसको जाता है? चीन की राजनीतिक स्थिरता को जाता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता होने के कारण ही चीन आज बहुत आगे है। हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं देखने को मिलती है। आज ये बंदा पद पे है तो कल कोई और बंदा पद पे है। पद मतलब वही, सरकार किसी की है तो कल किसी और सरकार है, आज इससे सरकार है कल किसी और सरकार है। तो इस टाइप के होने के कारण क्या होता है, ये इसी वोटिंग के चक्कर में रह जाते हैं, लड़ने और झगड़ने और पीटने पुटनों में रह जाते हैं, ठीक है ना। बट चीन में ऐसा नहीं है, चीन में राजनीतिक स्थिरता है, जिसके कारण चीन अभी आगे है। आगे नहीं बेटा, बहुत आगे है, ठीक है ना। अब मैं इस चैप्टर को रोक लेता हूँ, ठीक है ना। फिर भी मैं लास्ट में जाते जाते बोलूंगा, अगर कोई गलत बात मुझसे निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है ना। और मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।